हेलो बच्चों, कैसे हो। वी साइंस नेक्सस का एक लाइव प्रोग्राम चलता है रात में 8 से 9, जिसमें 9th और 10th के बच्चों का प्रॉब्लम्स मैं लाइव सॉल्व करता हूँ। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स लाइव सॉल्व करता हूँ। तो प्रारंभ के नाम से बैच है। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 1 शॉर्ट लेक्चर दे देते तो हम लोगों को बड़ी आसानी होती। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके बेटा, देखो बेटा, सबसे पहली बात यह है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा किसको जाता है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है जी, बहुत सिंपल सी बात है कि लाइट जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। मान लो ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो वो सीधी नहीं जा सकती, क्योंकि मीडियम बदलेगा तो लाइट की स्पीड भी बदल जाएगी, लाइट की स्पीड भी बदल जाएगी और लाइट अपना पाथ भी चेंज करता है। तो लाइट जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका पाथ ऑफ प्रोपेगेशन बेटा चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ऐसा होता क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो अलग बात है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चूंकि यहां लिखा हुआ तो यहीं बता देता हूं। मान लो लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। तो लाइट जहां मीडियम चेंज करती है वहां आप नॉर्मल ड्राउ कर दो, ठीक है। मान लो यहां एयर है, उसकी डेंसिटी कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो रेयरर मीडियम हो गया। यहां ग्लास है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, तो बेटा डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो लाइट, और ये आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्राउ कर लिया इस पॉइंट पर जहां लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन कर रही है, उस इमेजिनरी लाइन को आप नॉर्मल कहते हैं। तो लाइट जैसे ही रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल के इसको जाना था ऐसे, ऐसे ना जाके नॉर्मल के तरफ मुड़ गई, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। और फिर मान लो ये ग्लास से एयर में जा रही है, फिर यहाँ मीडियम चेंज कर रही है, फिर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो। और आप यहाँ देखोगे कि लाइट जो है, लाइट ऐसे निकल गई यहाँ आकर के, फिर ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, उधर निकल गई, तो नॉर्मल से अवे हो गई। तो रेयरर से डेंसर में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि स्पीड कम हो जाता है। और डेंसर टू रेयरर आती है, डेंसर टू रेयरर आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये आपको जानना है। काउज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने बता ही दिया, ठीक है, कि जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी स्पीड घटेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, एंगल कम हो जाएगा। और जब डेंसर टू रेयरर आती है तो आप देख रहे हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, एंगल भी बड़ा हो गया, स्पीड भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो स्पीड में वेरिएशन हो जाता है, इसलिए कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है तो कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। अब फटाफट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे समझ लो। ऐसी रे ऑफ लाइट जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है वो इंसिडेंट रे कहलाती है बेटा। और जब दूसरे मीडियम में चली जाती है और उसका पाथ भी बेंड हो जाता है तब वो रिफ्रैक्टेड रे हो जाती है। और रिफ्रैक्शन के बाद जब फिर मीडियम से आउट होती है तब वो इमर्जेंट रे हो जाती है। समझ में आ रही है बात? ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बन रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। और ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस भी लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लो, ठीक है। Incident ray, refracted ray and the normal lie in the same plane and at the same point.
पहला नंबर। और दूसरा लाव स्नेल बाबा ने दिया था, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाव है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी दो कांस्टेंट इंटरेक्टिंग मीडिया के लिए, ठीक है, चाहे आप एयर टू ग्लास ले रहे हो तो एयर टू ग्लास ही लेना है आपको, ठीक है, कांस्टेंट इंटरेक्टिंग मीडिया होना चाहिए। ग्लास टू एयर ले रहे हो तो ग्लास टू एयर ही होना चाहिए। उसके लिए चाहे आप एंगल को बढ़ा लो चाहे आप एंगल को घटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेरियस एंगल्स के लिए, वेरिएबल एंगल्स के लिए साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, और साइन के बारे में आपने ट्रिगो में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो दो लॉ हो गया बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट, और दूसरा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। इसका हम लोग आगे भी यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करेंगे। अभी फिलहाल ये दोनों लॉ था, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैसे तो आप म्यू से भी दिखा सकते हो, एम यू, लेकिन जनरली लोग, या आप चाहो तो आर आई से दिखा सकते हो, आर डॉट आई डॉट, लेकिन इजीली हम लोग यूज करते हैं एन से दिखाते हैं इसको, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई सारे शॉर्ट्स भी वी साइंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रॉब्लम्स को देखते ही बच्चों को बुखार चढ़ जाता है, सबसे ज्यादा परेशान इंडेक्स का प्रॉब्लम ही करता है। तो ढेर सारे ट्रिक्स, ढेर सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स इंडेक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चैनल पर हैं, आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं अगर आपको इंडेक्स का प्रॉब्लम परेशान करता है। और निश्चित ही जब आप शॉर्ट्स के थ्रू जाएंगे, ट्रिक्स के थ्रू जाएंगे, तो फिर आपको परेशान नहीं करेगा, फिर सारी बातें आपके समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी बेटा। होगा तो लिंक मैं जो है शॉर्ट्स का इस वीडियो में भी डलवा दूंगा, इसके भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहां चलिए, आप वहां से देख लीजिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो भाई एन से दिखाते हैं। तो एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। एन इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी होता है, ठीक है। सी अब क्या हो गया, तो सी हो गया, आप जान ही रहे हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू आप जान ही रहे हो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और v क्या हो गया बेटा, v हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मेटेरियल मीडियम, इन अ मेटेरियल मीडियम, ठीक है। एयर में या वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम लोग c से दिखाते हैं बेटा, ठीक है। और किसी भी दूसरे मीडियम में, एयर या वैक्यूम के अलावा किसी भी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड आप दिखाते हो तो आप v से दिखाते हो। क्लियर हो गया यहां तक। तो c और v के रेशियो को, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ इट्स स्पीड इन अ मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग बात करें, आप यहां देख रहे हो कि एनसीईआरटी ने लिखा है एन एम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज इक्वल टू सी बाय वी, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, और ये जो देख रहे हो N21, N12, ठीक है, ये सब अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम लोग एब्सोल्यूट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग रिलेटिव पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि अगर मान लो ये स्लैब है, ग्लास स्लैब है सपोज, और लाइट आ रही है, लाइट की रे आ रही है, तो जब भी एब्सोल्यूट की बात होगी तो लाइट की रे हमेशा ही आएगी एयर से या वैक्यूम से, ठीक है। और किसी ना किसी, यहां नॉर्मल ड्राउ कर लेते हैं, रे को बैंड भी कर देते हैं, ठीक है, चूंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है
ठीक है, एयर टू ग्लास जा रहा है तो ऑब्वियसली बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, वो अलग बात है बेटा। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ तभी निकाला जाता है जब लाइट की रे एयर या वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जा रही हो। ठीक है, किसी दूसरे मीडियम में, वाटर में, ग्लास में, प्लास्टिक में, कहीं भी, कैरोसिन में, कहीं भी जा रही हो, लेकिन जाएगी एयर से ही या वैक्यूम से ही। तो एयर और वैक्यूम टू अनदर मीडियम। ओके बेटा, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उसी मीडियम का निकाला जाता है जिस मीडियम में रे इन कर रही है। तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग निकाल रहे हैं, एनसीईआरटी ने जो एनएम लिखा है, तो एनएम आपके यहां इस केस में ग्लास के लिए लिखा है, चूंकि रे जो इन कर रही है वो ग्लास में इन कर रही है। ठीक है, तो एनएम के जगह हम लोग यहां एनजी ले लेते हैं, इज इक्वल टू, यहां जो है, यहां एयर या वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी है आप जान ही रहे हैं, उसको हम लोग सी से दिखाएंगे। ठीक है, और यहां ग्लास में जो वेलोसिटी है इसको वीजी से दिखाते हैं बेटा। ठीक है, आप कहोगे सर सिर्फ वी से नहीं दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि एब्सोल्यूट वाले में दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप और क्लियर लिखो तो अच्छा है, तो सी बाई वी जी हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकलता है तो उसी मीडियम का निकलता है जिसमें लाइट जाती है, और जिस मीडियम में लाइट जा रही है, मतलब जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, याद रखना उसकी वेलोसिटी को आप डिनोमिनेटर में रखते हो, उसकी वेलोसिटी को आप डिनोमिनेटर में रखते हो, इसीलिए एनसीईआरटी ने एनएम इज इक्वल टू सी बाई वी लिख दिया। तो ये हो गया एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट में चलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट में चलते हैं। मान लो कि ये सेपरेशन लाइन है किसी भी दो मीडियम का, ठीक है, और लाइट यहां सपोज करो कि वाटर से आ रही है और बेटा ग्लास में आ रही है। ठीक है, नॉर्मल ड्राउ कर देते हैं, नॉर्मल ड्राउ कर देते हैं, रे फिर से, सॉरी बेटा, रे फिर से नॉर्मल के तरफ ही बेंड होगी, चूंकि रेयरर मीडियम से आ रही है, फिर किस में, डेंसर मीडियम में। ऑब्वियसली वाटर से ज़्यादा डेंसिटी जो है वो ग्लास दिखाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी ग्लास ही दिखाएगा। ठीक है, तो यहां देखना बेटा, यहां क्या हो जाता है, यहां क्या हो जाता है, मान लो यहां वेलोसिटी हम लोग, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, पहले ये पहचानो। उसका रीजन है कि यहां एयर या वैक्यूम का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, एयर या वैक्यूम से नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिर बात वही है बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसी मीडियम का निकालेंगे जिसमें लाइट इन कर रही है, तो भाई फिर से लाइट कहां इन कर रही है, ग्लास में इन कर रही है, फिर से लाइट ग्लास में इन कर रही है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है, यहां फिर एनजी ही निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बात समझ में आ रही है, रिलेटिव क्यों है, क्यों, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर या ग्लास, एयर या वैक्यूम से नहीं जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो यहां ऑब्वियसली हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं बेटा। ठीक है, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, NGW लिख देंगे, या फिर NG, भी लिख सकते हैं इसको, समझ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं भाई, वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अब आपको पता है कि जिस मीडियम में लाइट जाती है, अब इसका मान लो फ्रैक्शन सॉल्व करना है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकाला जाएगा। ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ग्लास का ही निकालेंगे, तो जिसका निकालेंगे उसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और लाइट जिससे आ रही है उसकी वेलोसिटी न्यूमरेटर में चली जाएगी। बस सेम कॉन्सेप्ट है, यहां भी लाइट जहां से आ रही है उसकी वेलोसिटी न्यूमरेटर में चली गई, जहां जा रही है उसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में चली गई। बात समझ रहे हो, अंतर बस ये है
कि यहाँ एयर या वैक्यूम से आ रही है तो मीडियम का नाम नहीं लिखना पड़ता, आप डायरेक्ट C बाय भी लिख के काम चला सकते हो, इसको डायरेक्ट C बाय भी लिख के भी काम चला सकते हो। लेकिन यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इसीलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है कि भाई ग्लास में जा रही है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा NGW ही होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में चली जाएगी। क्लियर हो गया? अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि NCERT ने इसके बारे में क्या लिखा है, कैसे लिखा है। अब N21, फटाफट दिमाग लगाना, N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? किसका होगा बताना, चूंकि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। एब्सोल्यूट को डायरेक्ट लिखा जाता है, एब्सोल्यूट को डायरेक्ट लिखा जाता है, वहां कोई दूसरा मीडियम नहीं लिया जाता। लेकिन यहां N21 दिया है या N12 दिया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब दो मीडियम इन्वॉल्व होगा तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो N21 आप किसके लिए निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2 के लिए निकाल रहे हो। देख लो वेलोसिटी डिनोमिनेटर में चला गया है, ठीक है, और 1 का वेलोसिटी न्यूमैरेटर में चला गया है। N12 है, किसके लिए निकाल रहे हो बेटा? फर्स्ट के लिए निकाल रहे हो, वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आ गई है, और 2 की वेलोसिटी न्यूमैरेटर में आ गई है। तो जिसका आप निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में डालो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है। और बाकी शॉर्ट्स में अलग अलग ट्रिक्स हैं, आप वहां देखिए, और भी ट्रिक्स अपलोडेड होंगे वहां, और भी नए नए ट्रिक्स अपलोडेड होते चले जाएंगे। अब यहां जैसे देखो न्यूमेरिकल आपको दिया है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट बी 45 डिग्री, कोई रे 45 डिग्री एंगल बना के आ रही है। देख लो बेटा, एक रे है जो 45 डिग्री एंगल बना के आ रही है, 45 डिग्री एंगल बना के आ रही है, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 30 डिग्री होता है। अब सोचो जरा सा, एंगल क्यों घट गया? क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेटा जैसे हम लोग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बना लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला sin I बाय sin R भी होता है, क्योंकि किसी भी स्नेल्स लॉ बताया ना मैंने, sin I बाय sin R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो किसी भी दो इंटरैक्टिंग मीडिया के लिए जब वो आप कांस्टेंट कैलकुलेट करते हो ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर ही हो जाता है। स्नेल ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ नहीं कहा था, बाद में ये चीज पता चला कि भाई ऐसा हो जाता है, वो जो कांस्टेंट निकलता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है। तो फिर इस फॉर्मूला को भी वहां इंक्लूड कर दिया। समझ में आ रही बात? तो इसको भी यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। तो बेटा किस मीडियम का निकाल रहे हो? किस मीडियम का निकाल रहे हो आप? लाइट ग्लास में जा रही है, तो या तो आप डायरेक्ट N भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप NG भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कह रहा है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ फॉर अ रे ऑफ लाइट इन एयर बी, ठीक है, एयर से आ रहा है, तो अब आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आप N भी लिख सकते हो, NG भी लिख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ग्लास का ही निकलेगा, तो जिसका निकलेगा उसका आप डिनोमिनेटर बना लो sin 30 डिग्री। अब कहोगे सर अब कहोगे सर इसको एंगल R तो कहा ही जाता है, हम वैसे भी लिख सकते थे। अब जैसे सोच के लिखो, तुम्हारी बात है, ठीक है। और ये जो 45 है जहां से लाइट आ रही है उसको आप न्यूमरेटर बना लो। अब आपने ट्रिगो पढ़ा है, sin 45 का वैल्यू भी आप जानते हो, sin 30 का वैल्यू भी जानते हो, आराम से इसको कैलकुलेट कर लो। ओके, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। फिर एयर टू ग्लास ही आ रहा है बेटा, फिर एब्सोल्यूट का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस बार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दे दिया है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ग्लास का आपको जो है
ग्लास में लाइट का स्पीड निकालना है। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, कर लीजिएगा, निश्चित ही कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला टर्म आता है बेटा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझो। मान लो ये स्लैब हो गया, ये स्लैब हो गया। आपने क्या किया तो एक रे इसमें पास किया, यहां आपने नॉर्मल ड्राउ कर दिया, ये बेटा इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है। और फिर यहां पर जो है, फिर यहां पर हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो यहां भी नॉर्मल हमने ड्राउ कर दिया। एक नॉर्मल को एन मान लिया, एक को एन डैश मान लिया। अब देखो लाइट रेयरर मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो बेटा बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। और फिर जैसे डेंसर से रेयरर में निकल रही है बेटा, क्या हो गया, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ये एंगल आई हो गई, ये एंगल आर हो गया, ये एंगल ई हो गई, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो हम जान ही रहे थे, आप तो कहे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना है। देखो बेटा, स्लैब के केस में, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में, या फिर स्क्वायर ग्लास स्लैब के केस में, ठीक है, क्या होता है कि अगर आप इंसिडेंट रे को इमर्जेंट के डायरेक्शन में बढ़ा दो, या फिर आप इमर्जेंट रे को, ये इमर्जेंट रे है ना, इसको आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दो, तो बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये अब दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस के बीच का तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर ही होता है, ठीक है। तो चाहे आप इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दो, चाहे आप इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ा दो, दोनों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एंड वन मोर थिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। चलो पेन का कलर चेंज करके बताता हूं, समझ में आ जाएगा। अगर मान लो ये रे यहां निकल रही है बेटा, और हमने एक प्लेन मिरर यहां लगा दिया, और इस तरह से लगा दिया कि फाइनल जो रे निकल रही है, फाइनली जो रे बाहर आ रही है, ठीक है, वो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना ले। मतलब मिरर को रे जो एग्जिट कर रही है उसके सामने आपने मिरर लगा दिया, और इस तरह से लगा दिया कि मिरर से रे जो है वो राइट एंगल बना रही है। तब रे क्या होगा पता है, जैसे जैसे गई है, जैसे जैसे रे गई है, ठीक है, सेम पाथ को वापस कर लेगी, सेम पाथ में रिट्रेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब आगे तो जा नहीं सकती है, ये तो इसको पीछे रिपेल कर देगा। तो जिस पाथ को फॉलो करके आई थी उसी पाथ को फॉलो करके फिर से बैक हो जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट रिवर्स हो गई, इसीलिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगला है बेटा क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बड़ी सिंपल सी बात है, फटाफट समझ लो। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, मान लो ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो आपको पता ही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो चलो ये θ1 के लिए रे इस तरह से निकल गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, ठीक है। अगर मान लो इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, थोड़ा सा बढ़ाया जाए, θ2 कर दिया जाए, तो रे और ज्यादा बेंड होगी और नीचे आएगी बेटा, इस तरह से चली जाएगी। तो नॉर्मल के साथ इसने कितना डिग्री एंगल बना लिया, 90 डिग्री एंगल बना लिया। तो जब कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर निकल रही है, तो जिस पर्टिकुलर एंगल के लिए बाहर निकल के नॉर्मल के साथ उसने 90 डिग्री एंगल बना लिया, फिर से सुनिएगा, जिस एंगल के लिए बाहर निकल के उसने नॉर्मल के साथ राइट एंगल बना लिया, उस एंगल को ही बेटा क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, एंगल सी कहा जाता है, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, एक और चीज समझाना है बेटा, समझा देता हूं, देखिएगा। और अब ये तो क्रिटिकल एंगल हो गया। अगर कोई रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बना के, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बना के बाहर निकलना चाहे,
तो बाहर निकल नहीं पाएगी, क्योंकि पहले ही इतना डेविएट हो गई है, अब और डेविएट होके अंदर ही चली आएगी। तो अगर कोई रे क्रिटिकल से ज्यादा एंगल बना के निकलना चाहे तो वो बाहर नहीं निकल पाती है, सेम मीडियम को रिट्रेस कर लेती है बेटा। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आपका अगला टर्म आ जाता है लेंस एंड टाइप्स। देखो बेटा, लेंस होता क्या है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक टुकड़ा है जिसका कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होता है। या तो बेटा दोनों स्फेरिकल होगा, ये भी स्फेरिकल होगा, ये भी स्फेरिकल होगा, या कम से कम एक सरफेस भी स्फेरिकल होगा। ये मान लो स्फेरिकल हो गया, ये प्लेन भी हो गया तो चलेगा। टेलीस्कोप वगैरह में इस टाइप के बहुत सारे लेंसेज यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास व्हिच हैज एटलीस्ट वन सरफेस स्फेरिकल, या ऐसा पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास जो लाइट को या तो कन्वर्ज करता हो या फिर डाइवर्ज करता हो, उसको हम लोग लेंस कहते हैं बेटा। जैसे ये देख लो, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका सरफेस बाहर, और ये मान लो बीच में हमने सेपरेशन लाइन ड्राउ कर दिया ताकि एक स्फेरिकल अलग दिखे, दूसरा स्फेरिकल अलग दिखे। दो स्फेरिकल ज्वाइन करता है ना बेटा, दो स्फेरिकल ज्वाइन करता है ना, तो बीच से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अगर दोनों सरफेस बाहर की तरफ ही निकला हुआ हो तो बेटा कॉन्वेक्स हो गया, बाई कॉन्वेक्स हो गया। और आप देखो, अगर इस टाइप का लेंस हो जिसमें दोनों सरफेस अंदर की तरफ ही धंसा हुआ हो, ठीक है, तो वो कॉनकेव लेंस हो जाता है। केव के बारे में मैंने रिफ्लेक्शन में भी बताया हुआ है, जहां केव जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे, गुफा जैसा अंदर आता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो फिर आप उसको कॉनकेव मान लो, ठीक है। और ऐसा ना दिखे तो आप उसको कॉन्वेक्स मान लो, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। आप कहोगे सर ये तो हम जानते ही नहीं है, ठीक है, आगे बताता हूं बेटा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये कन्वर्जिंग कैसे है बस मैं ये बता रहा हूं। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये सारी की सारी रेज रिफ्रैक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देगी, एक ही पॉइंट पर सबको लाके मिला देता है, ठीक है। इसीलिए वो कन्वर्जिंग है। कन्वर्ज मतलब क्या होता है बेटा? कलेक्ट करना। तो जितनी भी पैरेलल रे आई सबको रिफ्रैक्शन के बाद एक जगह लाके मिला दिया तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस जो है बाय नेचर कन्वर्जिंग होता है। और कॉनकेव की अगर बात कर लो, कॉनकेव की अगर आप बात कर लो, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब अगर आप इसके पैरेलल रे लाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लाओगे, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, तो रे को डाइवर्ज कर देगा, अलग अलग डायरेक्शन में भेजेगा, अलग अलग डायरेक्शन में भेजेगा, अलग अलग डायरेक्शन में भेजेगा बेटा, बिखरा देगा रे को, सब अलग अलग, जैसे जो है टॉर्च से रे निकलती है वैसे बिखर के निकलेगा। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ इसको बढ़ाओ, पीछे की तरफ इसको बढ़ाओ, ठीक है, तो ये भी एक ही पॉइंट पर मिलता हुआ मालूम देगा, मिलेगा नहीं, मिलता हुआ मालूम देगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया कैसा लेंस भाई? डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जितनी भी रेज आ रही है उसको ये स्कैटर कर दे रहा है, तो डाइवर्जिंग हो गया। ये एक जगह कलेक्ट कर दे रहा है तो कॉन्वर्जिंग हो गया। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टेक्निकल टर्म से लेंस से रिलेटेड सारा का सारा मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा, ये आपका लेंस हो गया बेटा, और समझ ही रहे हैं केव नहीं है मतलब कॉन्वेक्स होगा। वैसे भी अभी आपने इमेज देखा, एक इमेजिनरी लाइन ड्राउ कर लेते हैं जो इसके इस साइड वाले स्फेयर को, इस साइड वाले स्फेयर को बिल्कुल अलग अलग कर रहा है, अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। पहला टर्म, किसी भी लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है,
ठीक है, वो उसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है बेटा। ठीक। दूसरा, मान लो ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, फोकस से निकल जाएगी, चूंकि रे जहां कन्वर्ज करता है, मैंने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाया हुआ है आपको, रे जहां कन्वर्ज करता है या जहां से डाइवर्ज करता हुआ मालूम पड़ता है, ठीक है, वो पॉइंट उसका फोकस होता है। ठीक है, तो रे आई, आ करके रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हुई दिख रही है, तो ये पॉइंट फोकस हो गया। ओके। उसके बाद आप जरा सा देखो कि अगर ये लेंस है और लेंस का हम एक स्फेयर बना देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा सा लेंस बना के बताता हूं आपको, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसका हमने स्फेयर बना दिया, इस साइड भी स्फेयर बना दिया। अरे भाई, दो स्फेरिकल सरफेस है तो दो स्फेयर बनेगा, एक इसका वाला भी बनेगा ना, दो बनेगा ना, ठीक है, एक इसका वाला भी बनेगा ना बेटा, ठीक है। तो एक मैंने ग्रीन से दिखा दिया, एक मैंने रेड से दिखा दिया, ये वाला, एक इसका वाला भी बनेगा। तो लेंस का कोई भी सरफेस, चाहे आप रेड वाला ले लो, चाहे आप ग्रीन वाला ले लो, ठीक है, वो जिस स्फेयर को बनाता है या जिस स्फेयर का एक हिस्सा हो सकता है बेटा, उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, तो यहां दो स्फेयर बन रहा है, इसका मतलब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग यहां 2f से दिखाते हैं बेटा, 2f से दिखाते हैं। जिधर रे जा रही है, कन्वर्ज कर रही है, उधर f और 2f दिखा दो, और जिधर से रे जो है वो आप पास कर रहे हो, उतना ही डिस्टेंस मेजर करके, उतना ही डिस्टेंस मेजर करके, f के बराबर डिस्टेंस मेजर करके f डैश दिखा दो, 2f के बराबर डिस्टेंस मेजर करके 2f डैश दिखा दो। ठीक है, और किसी भी लेंस का जो जितना बड़ा रिफ्रैक्टिंग एरिया है, वो पूरा का पूरा उसका एपर्चर कहलाता है। ठीक है, सारे टर्म्स क्लियर हो गए बेटा? देख लो एक बार, देख लो एक बार। एपर्चर वही रिफ्रैक्टिंग एरिया उसका, द एरिया ऑफ लेंस अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का सेंट्रल पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सेस, अच्छा कहोगे प्रिंसिपल एक्सेस तो आपने बताया ही नहीं सर। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। आप एक इमेजिनरी लाइन ड्राउ कर दो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है और दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को, मतलब 2f को भी और 2f डैश को भी ज्वाइन करता है। उस इमेजिनरी लाइन को बेटा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया। प्रिंसिपल फोकस वही है जहां रे कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, जो भी रे पैरेलल आ रही है, जहां पर कन्वर्ज करती है या जहां से डाइवर्ज करती है, वो प्रिंसिपल फोकस हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बता ही दिया आपको कि लेंस का कोई भी सरफेस, मान लीजिए ये लेंस का एक सरफेस है, ठीक है, इधर वाले की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। ये जिस स्फेयर को बना सकता है या जिस स्फेयर का एक हिस्सा हो सकता है, उसके सेंटर को बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर अब जो है आपको बढ़िया से पता है, आपने मिरर में भी पढ़ा है, या डायग्राम में मैं आपको बता देता हूं। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ कहलाता है, और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और आप जानते ही हो F इज इक्वल टू R/2, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है, आपने इस फॉर्मूला को यूज किया हुआ है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बस बेटा होता क्या है कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में और लेंस फॉर्मूला में, जैसे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये मिरर में यूज होता है। ठीक है, ये मिरर में यूज होता है, मिरर में यूज होता है। लेंस में थोड़ा सा चेंज कर लो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f इज इक्वल टू R/2 कहाँ लिखा हमने? हाँ, ये सब के लिए यूज होता है। लेंस के लिए प्लस की जगह आप माइनस कर दोगे, मिरर में आप m इज इक्वल टू
माइनस वी बाई यू यूज करते हो। ये आप मिरर के लिए यूज करते हो, आपने कई बार यूज किया भी होगा। लेंस के लिए आप क्या करोगे बेटा, एम इज इक्वल टू वी बाई यू यूज करोगे। ये आप लेंस के लिए यूज करोगे। तो थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं। कोऑर्डिनेट का भी वही हाल है, कोऑर्डिनेट का भी वही हाल है। अगर आप जो है लेफ्ट की तरफ मेजर करते हो, इमेजेस में बताता हूं मैं आपको, लेफ्ट की तरफ मेजर करते हो नेगेटिव, राइट की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। मिरर पढ़ने के बाद बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको आती है। आप बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है इजीली दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो। और इंडेक्स में जहां तक परेशानी है, इंडेक्स मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया, ठीक है। उसके ट्रिक्स भी शॉर्ट्स में अवेलेबल हैं चैनल पर, आप वहां देख सकते हो। डायरेक्ट ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या और भी जो एक्स्ट्रा ट्रिक्स हैं, स्पेशल ट्रिक्स हैं, मैं उसका भी शॉर्ट्स बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस की अगर आप बात कर रहे हो, इसके रूल्स देख लो आप, ठीक है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पता ही है आपको, फोकस से चली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही है तो वो कहां से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। आगे देखो, अगर कोई रे आप फोकस से ला रहे हो, फोकस से ला रहे हो, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरा रूल हो गया बेटा। तीसरा देख लो, अगर किसी रे को डायरेक्टली आप ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजारते हो तो ये बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी। तो तीन रूल हो गया, पैरेलल आया फोकस से निकलेगा, फोकस से आया किसी भी फोकस से, इधर से उधर से जिधर से भी, फोकस से आया पैरेलल हो जाएगा। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से निकला तो बिल्कुल अनडेविएटेड निकलेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो बेटा, अब डिफरेंट पोजीशंस पर इमेज हम लोग देख लेते हैं। आपको पता ही है कि इमेज फॉर्मेशन हम लोग इन्फिनिटी से शुरू करते हैं, सही बात है ना। इन्फिनिटी से शुरू करके धीरे धीरे मिरर के या लेंस के नजदीक आते हैं। तो एक एक करके देख लो, मैं फटाफट बता देता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है बेटा। ये मैंने बस एक इमेजिनरी कॉन्टेक्स्ट दिया है आपको, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है। बस आप क्या करो, आप इमेजिन कर लो कि ये ऑब्जेक्ट है। एक रे आप उसके अपर पोर्शन से, अब कहोगे सर ये चार चार रे बनाना होगा क्या, कोई जरूरी नहीं है। एक रे उसके अपर पोर्शन से ले आओ, फोकस से गुजार दो। दूसरा उसके लोअर पोर्शन से ले आओ, फोकस से गुजार दो, ठीक है। तो यहां इसका रियल इंटरसेक्शन हो रहा है रेज का रिफ्रैक्शन के बाद, तो रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, बहुत छोटा सा इमेज बनेगा। तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बेटा फोकस पर बनेगा, ठीक है। और मिरर वाला ही हाल है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता जाएगा इमेज दूर होता जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस देख लो इसका। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड सी ले आते हैं, जिसको आप 2f कहते हो। अब एक चीज तो कांस्टेंट ही है कि एक रे तो अपर पोजीशन से आप पैरेलल लेके आओ सर, और इसको फोकस से गुजार दो, गुजार दिया। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, जहां जाके इंटरसेक्ट करेगा वहीं इसका इमेज बन जाएगा a डैश b डैश। वेरी इजी, एक पैरेलल ले आना है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देना है, ठीक है। जहां इंटरसेक्शन हुआ वहीं इमेज बना। तो पहला इमेज आपका कहां बना था, फोकस पर। अब देखो दूसरा इमेज जो बना है, सेकंड नंबर इमेज जो बना है, आगे खिसका है कि नहीं। तो बस यही करना है, ऑब्जेक्ट नजदीक आती जाएगी, इमेज आगे खिसकती चली जाएगी। चलो अगला केस देख लो। अब आपने ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा है, तो एक रे बेटा पैरेलल आई है, फोकस से निकल गई है। दूसरा फिर आप ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब सेम प्रोसीजर यूज करो,
एक रे पैरेलल आ रही है, अच्छी बात है, फोकस से गुजर गई, बहुत अच्छी बात है। और एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजार दिया, भैया जहां जाके बनना था वहां जाके बन गया। तो अगर आपने 2f पर ऑब्जेक्ट को रखा है तो 2f पर ही इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, नो डाउट, ठीक है। और यहां आके एच आई इज इक्वल टू एच ओ हो जाएगा। अगर यहां आप इसके मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट ना यूज करें, डायरेक्ट एच आई बाय एच ओ यूज करें तो फिर इसका मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा, क्योंकि जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है तो बेटा मैग्निफिकेशन 1 हो जाता है। चलिए और नजदीक लाते हैं, 2f पर रखे थे और नजदीक लाए, रेज वही है, ठीक है। इनफैक्ट लेंस में इमेज बनाना मिरर के इमेज बनाने से ज्यादा इजी होता है बेटा, ठीक है। वहां तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी बनती है, यहां तो बस इसी दोनों में लगभग काम हो जाता है, काम तमाम हो जाता है। एक रे आप पैरेलल ले जाओ, फोकस से गुजार दो, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जहां जाके बनेगा। तो अब आप देख ही रहे हो 2f वाला 2f पर बना था और खिसकाए और आगे खिसक गया। अगले नंबर में चले आओ, नेक्स्ट नंबर में चले आओ। अब यहां रखे थे पिछली बार, यहां ना रख के और नजदीक कर दिया और नजदीक कर दिया। एक रे पैरेलल आई, फोकस से निकल गई, दूसरी रे फिर हमने ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी, तो 2f से काफी दूर बनता है, 2f से काफी दूर बनता है, इसीलिए और काफी बड़ा भी बनता है, काफी बड़ा भी बनता है, ठीक है। रियल बनेगा, चूंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल ही बनेगा, लेकिन काफी बड़ा बनेगा, ठीक है। तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और अगर आप एच आई की बात कर रहे हो तो एच आई बेटा वेरी मच ग्रेटर देन एच ओ बनेगा, ठीक है। चलो अगला केस लेते हैं और नजदीक लाके देखते हैं। अब जैसे कन्वर्जिंग का क्या केस है, लगातार 5 रियल है, छठा वाला वर्चुअल है, चाहे मिरर देख लो चाहे आप लेंस देख लो, ठीक है। इसमें भी वही है, लगातार 5 रियल है और लास्ट वाला बेटा वर्चुअल है। अब देख लो, अगर ऑब्जेक्ट को हम O और F के बीच में लाते हैं, काम वही करना है, काम वही करना है। रे पैरेलल आई भैया, फोकस से गुजर जाओ, ठीक है, तुम्हारा रास्ता फिक्स है, तुमको रास्ता नहीं बदलना और इसको भी नहीं बदलना। अब आगे जाके ये दोनों तो कहीं मिलने वाला है नहीं, तो आप क्या करो, तो इसको भी पीछे प्रोड्यूस कर लो, इसको भी पीछे प्रोड्यूस कर लो। तो रियल इंटरसेक्शन तो हो नहीं रहा है, इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो रहा है। तो बेटा ये वर्चुअल इमेज है, इन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है। और ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वर्चुअल इमेज बनाना है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाना है, भैया कौन सा लेंस यूज करें, तो हम कॉन्वेक्स यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ एच आई ग्रेटर देन एच ओ हो जाता है। तो ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के इमेजेस। अब चलो बेटा कॉनकेव में चलते हैं, कॉनकेव में चलते हैं, ठीक है। पहले इसके रूल्स को देख लो, ये तो डाइवर्जिंग है ना। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है बेटा, ठीक है, तो डाइवर्ज कर जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे फोकस के डायरेक्शन में, तो फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्ज वाले का 2 ही केस होता है इमेज का, आपको पता ही है। तो एक आप पैरेलल लेके आओ, ठीक है, डाइवर्ज कर गई, इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस डाइवर्ज कर गई। और दूसरा आप यहां देख लो बेटा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बस वही कॉन्वेक्स लेंस वाला ही हाल है, ठीक है, अनडेविएटेड निकल जाएगी, अनडेविएटेड निकल जाएगी। तो पहला हुआ पैरेलल आई, डाइवर्ज कर गई फोकस के डायरेक्शन में, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे तो अनडेविएटेड निकलेगी। अब इसका इमेजेस देखो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, तो मैंने पहले ही कहा बस इमेजिन कर लो, एक रे आप इसके अपर पोजीशन से पैरेलल ले आओ, एक लोअर पोजीशन से पैरेलल ले आओ। अब ये कन्वर्ज तो करता नहीं है, आप डाइवर्ज करवा दो, इसको भी डाइवर्ज करवा दो और पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो। ये इंटरसेक्ट कर नहीं रहा, करता हुआ मालूम पड़ता है, तो इमेज इसका भी फोकस पर ही बनेगा, छोटा सा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। चूंकि डाइवर्जिंग है तो ये रियल तो बनाता नहीं है बेटा, वर्चुअल ही बनाएगा। अगले नंबर में चले आओ, ठीक है।
ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एफ कहीं भी रखो, इन्फिनिटी के अलावा आप कहीं भी रखो, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, जहां मन हो वहां रख लो, यहां रख लो, ठीक है। 2f एफ के बीच में रख लो, 2f पर रख लो, एफ पर रख लो, एफ और ओ के बीच में रख लो। कंफ्यूज मत करना बेटा, इमेज वहीं बनेगा, कंफर्म है वहीं बनेगा। अब कहां बनेगा आप देख लो। एक रे तो बेटा हम पैरेलल लाएंगे, इन्फिनिटी वाले में तो चलो बहुत आसान है, एक ऊपर से पैरेलल एक नीचे से पैरेलल। लेकिन बाकी केसेस में हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाते हैं। चलो यहाँ डाइवर्ज का केस है तो डाइवर्ज हो गया, फोकस को मीट करवा दो वर्चुअली, ठीक है। और दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, जहां मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है, जहां मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है वहीं इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा, ए डैश बी डैश और छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। मैं आप सारे बच्चों को बता दूं कि वी साइंस एंड एक्सेस लगातार एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, ताकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छी जाए, आपके सेमेस्टर्स अच्छे जाए, आपका प्री बोर्ड बहुत अच्छा जाए, इसीलिए वी साइंस एंड एक्सेस ने अभी से ही रात में 8 से 9 हर दिन लाइव क्लासेस जो है वो देना शुरू किया है। वीक में 3 दिन 9th क्लास के लिए, वीक में 3 दिन 10th क्लास के लिए, ठीक है। जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और पीवाईक्यूज को भी कुछ हद तक सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी हो, तो निश्चित ही लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें। लाइव क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोग्राम जो हमारा प्रारंभ प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन करें, इमीडिएट ज्वाइन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका नॉलेज इनहांस हो सके, ठीक है, और आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जा सके, बाद में परीक्षा का प्रेशर ना रहे, बाद में परीक्षा से डर ना लगे, ठीक है बेटा। तो ये कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। लेंस फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि भाई मिरर वाला होता है ना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यहां आप नेगेटिव साइन कर दो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f कर दो। मैग्निफिकेशन एच डैश बाय एच लिखने में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, HI/HO लिख लो, और ये v/u के बराबर होता है लेंस के लिए, ठीक है। जब रियल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। अगर ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, HO है, और आपने रियल इमेज बना दिया, HI बना दिया, तब तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो HO तो हमेशा ऊपर की तरफ Y की तरफ रखते हो तो पॉजिटिव रखते हो, ठीक है। और रियल इमेज जब बनता है तो वो तो इन्वर्टेड बनता है ना, नीचे की तरफ बनता है ना बेटा, तो उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर का इमेज बना, सपोज फॉर सम टाइम, तो इसका कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये -4 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर m निकालोगे तो m इज इक्वल टू HI/HO -4/2 कर दो, तो मैग्निफिकेशन -2 हो जाएगा, नेगेटिव 2 हो जाएगा। और अगर वर्चुअल इमेज की बात करते हो, वर्चुअल इमेज की बात करते हो, तो आपने अभी लगातार इमेजेस बना के देखे हैं, इसमें HO भी पॉजिटिव Y की तरफ, HI भी पॉजिटिव इरेक्ट बनता है Y की ही तरफ, इसीलिए बेटा इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब कभी भी आप वर्चुअल इमेज की बात करते हो, वर्चुअल इमेज की बात करते हो, ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और टर्म है यह बेटा, पावर ऑफ लेंस। क्योंकि यहां फोकल लेंथ की बात करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बता देता हूं, थोड़ा सा। वैसे मिरर में हमने बताया हुआ ही है, आपको अंदाजा होगा ही, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा देख लो। ये इसका फोकस हो गया, ये F डैश हो गया, ये मान लो 2F हो गया, ये 2F डैश हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है, ठीक है, ये एक्सिस हो गया X डैश, और ये एक्सिस हो गया बेटा Y डैश। तो अब ऑब्जेक्ट कहां रखे हो भाई, लेंस के बाईं तरफ रखे हो,
एक्स एक्स डैश का कोई झमेला नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान मत होना। बाईं तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर होगा नेगेटिव, दाईं तरफ पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। मैं लगातार लाइव लेक्चर्स में भी बच्चों को यही बताता हूं कि ट्रिक से आराम से याद रखो, ठीक है। तो इसको आपने लेंस के बाईं तरफ रखा है और ये ऑब्जेक्ट आपने रखा है, ऑब्जेक्ट आपने रखा है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बेटा हम लोग यू से दिखाते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा है, ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा है, f और 2f के बीच में रखा है, तो 2f का 2f पर बनता है, और नजदीक लाएंगे तो इसका इमेज मान लीजिए बेटा यहां बन गया, ठीक है, a डैश b डैश बन गया, ओके। अब रे चूंकि इधर आएगी, रे चूंकि इधर आ रही है, तो रे के डायरेक्शन में सारा का सारा कोऑर्डिनेट आप पॉजिटिव ले लेते हो। रे इधर आ रही है, इधर आ रही है। अब कहोगे सर ऐसे थोड़ी जा रही है, ये तो यहां से जा रही है। बेटा मैं डायरेक्शन बता रहा हूं बस, ठीक है, मैं डायरेक्शन बता रहा हूं बस। तो रे के डायरेक्शन में टोटल कोऑर्डिनेट आप पॉजिटिव लेंगे, चूंकि उधर एक्स एक्सिस है वैसे भी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, दाहिने साइड है, 2f भी दाहिने साइड ही है, r हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, और इमेज भी दाहिने साइड ही बन रहा है, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां अगर आप देखें कोऑर्डिनेट, तो u नेगेटिव हो गया, बाकी सब पॉजिटिव हो गया, f पॉजिटिव हो गया, r पॉजिटिव हो गया, v पॉजिटिव हो गया, h o देखो बेटा ऊपर की तरफ है, y की तरफ, तो एच ओ पॉजिटिव हो जाएगा, और एच आई देख लो नीचे की तरफ है, हाइट, इमेज की हाइट नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एच आई जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे सर आप ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटा पावर ऑफ लेंस, ये न्यूमेरिकल पर्पस तो है ही, पावर ऑफ लेंस जो है किसको कहा जाता है, तो P इज इक्वल टू होता है 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल किसी भी लेंस का होगा, यही फोकल लेंथ। O और F के बीच का जो डिस्टेंस है, जस्ट ए मिनट, यही फोकल लेंथ, O और F के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, यही फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ का आप रेसिप्रोकल कर लो, उसी को बेटा डायोप्टर कहा जाता है, लेकिन पावर कहा जाता है। और इसका जब एसआई यूनिट निकालते हैं तो डायोप्टर निकलता है। क्यों निकलेगा, क्योंकि P इज इक्वल टू 1/f होता है। अब ये क्या है, फोकल लेंथ है बेटा, और लेंथ कोई भी हो एसआई यूनिट मीटर ही होता है, तो आप इसको 1/m लिख सकते हो, m टू द पावर -1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और m टू द पावर -1 को ही बेटा डायोप्टर कहा जाता है, d से दिखाया जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है, कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, आप यहां देख लो हम लोगों ने पॉजिटिव निकाला है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया, तो बेटा पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखिएगा, बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ चूंकि नेगेटिव होता है, इसीलिए उसका पावर भी आप नेगेटिव ही कंसीडर करोगे। रुको ब्लैंक पेज देखता हूं, ब्लैंक पेज में बताता हूं आपको लेंस फॉर्मूला, पावर। ओके बेटा, यहां मैं आपको बताता हूं। अगर आप कॉनकेव लेंस की बात करते हो, कॉनकेव लेंस याद आ गया होगा आपको, याद आ गया होगा आपको, ऑप्टिकल सेंटर, ये रे को भैया डाइवर्ज करेगा, मिलाएंगे तब यहां फोकस बनेगा, 2f बनेगा। तो रे का डायरेक्शन तो यही है भाई, ठीक है। रे जिस डायरेक्शन में आके फोकस को मीट करती है, वो डायरेक्शन रे का डायरेक्शन कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये f हो गया, ये 2f हो गया, उतना ही डिस्टेंस आप इधर मान लो, f डैश हो गया, 2f डैश हो गया, ठीक है। तो अब बेटा इसका फोकल लेंथ देखना, लेंस के किधर, बाईं तरफ ना, तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया, तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, पावर नेगेटिव। और पावर कैलकुलेट करते वक्त एक चीज निश्चित ध्यान रखिएगा, एक चीज का निश्चित ही ध्यान रखिएगा कि अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
ठीक है, तो पहले इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, तब जाके P इज इक्वल टू 1/f कीजिएगा, क्योंकि पावर का SI यूनिट डायोप्टर है, पर मीटर है बेटा, पर सेंटीमीटर नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। फटाफट छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये कॉनकेव लेंस हो गया भैया, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। तो मैंने मिरर में भी बताया है, यू के लिए सोचिए मत, यू हमेशा नेगेटिव, HO हमेशा पॉजिटिव। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसका इमेज कैसे बनता है? याद आ रहा है बेटा? याद आ रहा है इसका इमेज कैसे बनता है? अब देखो जरा सा, आपने अभी तुरंत बनाया था, इसका इमेज भी इधर ही बनता है, देख रहे हो ना, बाईं तरफ ही बनता है, ठीक है, और देख लो बाईं तरफ ही बनता है, ठीक है। तो बाईं तरफ तो कोऑर्डिनेट बेटा नेगेटिव, यहां भी इमेज इसी पोजीशन पे बन रहा है, छोटा सा ही बन रहा है, बाईं तरफ ही बन रहा है, ठीक है। तो यहां बेटा क्या हो गया, इमेज कहां बनता है? 20 सेंटीमीटर पर, तो V हो गया -20 सेंटीमीटर। बेटा इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता ना लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको f कैलकुलेट करना है, f तो चलो अलग में पड़ा हुआ ही है, अच्छा है, हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/v 1/-20 -1/u -50 इज इक्वल टू 1/f। अब देखना बेटा, 1/-20, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 100 आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/f हो गया, -3/100 इज इक्वल टू 1/f आ गया। अब बेटा इधर भी रेसिप्रोकल कर लो, f निकल जाएगा तो इधर भी रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। तो f इज इक्वल टू -100/3 सेंटीमीटर हो गया, यही बेटा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस खाली कोऑर्डिनेट डिसाइड करने की बात है, आप डिसाइड कर लो। हाँ, मैं फिर से आपको बता दूं कि किसी भी न्यूमेरिकल में, ऑप्टिक्स के किसी भी, अब कभी कभार मिल जाए अलग बात है, ऑप्टिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल में या किसी भी आंसर में कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं रहता, ये इसका सबसे बड़ा ट्रिक है, तो ध्यान रखना होगा। इसीलिए इमेज फॉर्मेशन जो है, कन्वर्जिंग लेंस का भी, डाइवर्जिंग लेंस का भी, आप उसको बराबर प्रैक्टिस करो। आपके दिमाग में विजुअल्स चलने चाहिए कि भैया इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, अब जिधर बन रहा है उस हिसाब से आप कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दो, आप आराम से विनर होगे। कहीं सोचने की बात नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है। एक प्रॉब्लम बेटा इधर था, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई। अब ये कैसे लिखें? यहां तो हमने दूसरी बात बता दी। अच्छा चलो इसका ये लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, HO इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जहां भी रहेगा भैया कोऑर्डिनेट नेगेटिव कर देंगे, कुछ सोचना नहीं है। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अब कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ उधर होता है, तो f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया बेटा, ठीक है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बना, उसके बाद नेचर भी लिखना है, रियल बना कि वर्चुअल बना, और HI भी निकालना है, HI भी निकालना है, ठीक है। तो पहले तो बेटा u -20 है, f 12 है, पहले v निकाल लेते हैं। u -20 सेंटीमीटर, f 12 सेंटीमीटर। अच्छा चलो पूरा गिवन ले ही लेते हैं। u -20, f 12 ले लिया, HO 3 सेंटीमीटर, HO 3 सेंटीमीटर, फिर v निकालना है,
नेचर निकालना है और एच आई निकालना। ठीक है बेटा, चलो u और f दिया हुआ है, v आराम से कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब जिसको कैलकुलेट करना है उसको अकेला छोड़ो, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f कितना बेटा 12 प्लस 1/u माइनस 20 है ना। इधर -1/u है, उधर आएगा तो प्लस हो ही जाएगा ना बेटा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/20 हो जाएगा। 12 और 20 का एलसीएम फटाफट बताओ, बोलो बोलो। 60 हो जाएगा सर। 5 हो गया, -3 हो गया, 2/60 हो गया, 30 हो गया बेटा। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 30 हो गया। तो बेटा v इज इक्वल टू क्या निकल गया, v इज इक्वल टू निकल गया 30 सेंटीमीटर। चलो एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब कह रहा है भाई नेचर कैसा होगा। स्वाभाविक है कि v पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, उसी साइड बन रहा है। तो हम लोग अभी ही लिख सकते हैं कि नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वर्चुअल बनता है तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है। नेगेटिव जो है वो कोऑर्डिनेट आएगा, नेगेटिव साइन कन्वेंशन आएगा। पॉजिटिव आ रहा है मतलब इधर बन रहा है और रियल ही बन रहा है। निकालना है एच आई, देख लीजिए। एंड एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू बेटा। ठीक है, एच आई आपको निकालना ही है, एच आई निकालना ही है। एच ओ 3 सेंटीमीटर, ध्यान रखना एच ओ का कोऑर्डिनेट कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। एच आई बाई 3 हो गया इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। माइनस वी का वैल्यू क्या है बेटा 30, माइनस 30 बाई यू हो गया -20। माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ये 0 0 भी कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ क्या हो गया 2hi इज इक्वल टू 9 हो गया, hi इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 1 शॉर्ट लेक्चर क्लियर कर लिया। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, जम के पढ़ो। आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए वी साइंस इन एक्शंस हमेशा प्रतिबद्ध है, हमेशा आपके साथ हूं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।